प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन की प्रक्रियाएं भाग 3 में श्वसन पार्ट। तो श्वसन वाला क्षेत्र है, श्वसन और श्वसन की क्रियाविधि आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे। कक्षा 10 के विज्ञान विषय में है। देखिए, समझते हैं सबसे पहले जो श्वसन होता है इसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्वसन की परिभाषा किसे कहनी चाहिए। अगर पूछा जाए बच्चों से अक्सर तो बच्चे ही कहते हैं कि सर श्वास को लेने तथा श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। ऐसा नहीं होता। अगर इसकी परिभाषा करें बेटा तो इसकी परिभाषा कुछ अलग होती है। जो श्वसन की परिभाषा होती है, अगर हम परिभाषा यहाँ पर लिखें तो जो श्वसन की परिभाषा है ये कोशिकीय स्तर पर होती है। यहाँ पर ध्यान देने, जो श्वसन होता है वो कोशिकीय स्तर पर यहाँ पर होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है कि जीवों में, जो भी जीव है उस जीवों में, लिख सकते हैं इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं कि जीवों में कोशिकीय स्तर पर, कोशिकीय स्तर पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन कहलाती है। तो यहां पर समझ में आया कि श्वसन होता क्या। हम इसकी परिभाषा देखें तो लिखा है कि जीवों में कोशिकीय स्तर पर, यहां पर छूट गया है, पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो ये जो परिभाषा है, यानी कह सकते हैं कि जीवों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का या कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण एवं निम्नीकरण करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। यह सदैव कोशिकीय स्तर पर होती है, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है। ये जो सांस लेना और सांस छोड़ना है, ये श्वसन न होकर के श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज श्वसन। हालांकि इसमें हम इसी टॉपिक में हम लोग फिर बात करेंगे, श्वासोच्छ्वास पर ही बात यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि श्वसन की क्या रोल है हमारे शरीर में, श्वसन क्या इंपॉर्टेंस देता है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पर एक पहला हेडिंग आता है कि श्वसन एवं ऊर्जा स्थानांतरण, कि श्वसन एवं ऊर्जा स्थानांतरण। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि श्वसन की भी प्रक्रिया लिखी है और हम लोग चूंकि श्वसन पढ़ रहे हैं और इस श्वसन में एक शब्द आ गया ऊर्जा स्थानांतरण। तो ये श्वसन एवं ऊर्जा स्थानांतरण, तो श्वसन तो प्रक्रिया यहाँ पर एक मैकेनिज्म है, इसमें ऊर्जा स्थानांतरण मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए, श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया में, पूरी श्वसन की प्रक्रिया में कुल यहाँ पर एक ऊर्जा का यौगिक बनता है और वो ऊर्जा जो होता है एक यौगिक एटीपी के रूप में संचित होती है। तो एटीपी क्या है? एक उच्च ऊर्जा वाला यौगिक होता है, एक उच्च ऊर्जा वाला यौगिक है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि यहाँ पर जो है एटीपी एक उच्च ऊर्जा वाला यौगिक है जिसमें एनर्जी उपस्थित है और जिसका निर्माण जो है वो श्वसन की प्रक्रिया में हो रही है। और यही एटीपी का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण किस रूप में हो रहा है? एटीपी के रूप में हो रहा है। और एटीपी क्या है? एक उच्च ऊर्जा वाला यौगिक है जो समस्त कोशिकाओं अथवा जीवों को ऊर्जा प्रदान करने का एक साधन रहता है। तो ये यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ऊर्जा बनता कैसे, एटीपी बनता कैसे। तो एटीपी जो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट समूह होते हैं। एडेनोसिन से 3 फॉस्फेट समूह आकर के जुड़ता है और वो वहां पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी बनाते हैं। लेकिन बनता कैसे? जैसे सबसे पहले इसमें एडीपी होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके साथ आकर के एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और जब जुड़ता है तो यहाँ पर ऊर्जा का संचय होता है, प्लस ऊर्जा लिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है और ये यहाँ से फिर जो एटीपी के रूप में
परिवर्तित हो जाता है। तो ये यहाँ पर ऊर्जा बन रही है, लेकिन ऊर्जा जब हमारी कोशिकाओं तक जाती तो वहां पर खर्च होती है। तो खर्च कैसे होती है? जो एटीपी होता है, ये एटीपी में से ऊर्जा माइनस होती है, खर्च होती है। और कब होती है? जब एटीपी बदलता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ये अलग हो जाता है। तो इस तरह से यहां पर ऊर्जा देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया में जब एटीपी बनता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है, और जब एटीपी टूटता है तो ऊर्जा का यहाँ पर जो है मुक्त होती है। और ऊर्जा का उपयोग कोशिकाएं या जीव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं, शब्द आता है दहन। बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दहन क्या है, श्वसन क्या है। इन दोनों की प्रक्रिया समझ लेते हैं, अंतर ही समझ लेते हैं कि श्वसन एवं दहन में क्या अंतर है। अगर कोई कह दे कि श्वसन एवं दहन में अंतर क्या है, तो इस चीज को भी यहां पर समझ सकते हैं। तो हम पहले श्वसन एवं दहन में अंतर भी पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान देंगे, श्वसन एवं दहन में अंतर लिखेंगे। मैं यहां पर लिख भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं। तो श्वसन और दूसरा है यहां पर दहन। यहां पर हमने दो कॉलम बना लिया, ध्यान से देखेंगे। यहां पर हमने दो कॉलम बना लिया। देखिए एक एक करके यहां पर टॉपिक को समझेंगे, श्वसन की प्रक्रिया है क्या। देखिए श्वसन जो होता है यह सभी जीवों में होता है। श्वसन की प्रक्रिया कहां होती है? समस्त जीवों में होती है। श्वसन की प्रक्रिया समस्त जीवों में होती है, लिख सकते हैं यहां पर, समस्त जीवों में संपन्न होती है, जबकि दहन की प्रक्रिया क्या होती है? दहन भौतिक वातावरण में होता है। ध्यान रखिए, दहन कहां होता है? या भौतिक वातावरण में होता है। तो पहला अंतर बच्चों समझ में आ गया होगा, भौतिक वातावरण में होता है। हमें लगता है कोई समस्या नहीं कि पहले अंतर में इतना क्लियर होगा कि श्वसन कहाँ है? कोशिका में होता है। कोशिका कहाँ है? जीव का एक इकाई है। तो श्वसन की प्रक्रिया जीवों में संपन्न होती है, जबकि दहन की प्रक्रिया भौतिक वातावरण में संपन्न होती है। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, इस श्वसन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा विभिन्न पदों में मुक्त होती है। ऊर्जा विभिन्न पदों में मुक्त होती है। तो ये भी चीज यहां पर समझ में आ गया कि ऊर्जा यहां पर जो विभिन्न पदों में या कई पदों में मुक्त होती है। किंतु अगर दहन की बात करें तो दहन में क्या होता है? जो ऊर्जा होता है, ये ऊर्जा ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में मुक्त होती है। अर्थात यहां पर क्या हो रहा है कि ऊर्जा नहीं बन रहा है, ये तुरंत जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा और प्रकाश के रूप में मुक्त होता है। तो ये मुक्त हो जाता है। तो यहां पर जो प्रक्रिया है इसमें कोई भी ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। इसके अलावा अगर श्वसन में कहें तो श्वसन में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का संचय, क्योंकि यहां पर ऊर्जा संचित होती है तो लिख सकते हैं कि ऊर्जा का संचय एटीपी के रूप में होता है। जबकि वहां पर क्या है? ऊर्जा का संचय ही नहीं होता है, तो एटीपी की बात ही यहां पर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है? ऊर्जा का संचय नहीं होता, ऊर्जा का संचय नहीं होता। तो इस तरह से दहन की प्रक्रिया क्या है? जैसे कहीं आग लग गई हो, आग लगने पर वहां पर जो ऊष्मा निकल रहा है वो भी ऊर्जा का ही एक रूप है, किंतु वो इस रूप में निकल रहा है कि वह कहीं संचित नहीं हो रही है और वो सीधे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रही है। चौथा एक और पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि इसमें विभिन्न एंजाइम की सहायता से पूरी प्रक्रिया होती है। यानी कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया विभिन्न एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि विभिन्न एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है। जबकि इस वाले पार्ट में क्या कहेंगे कि यहां पर एंजाइम भाग ही नहीं लेता, एंजाइम होता ही नहीं है, एंजाइम भाग
नहीं लेते हैं। एंजाइम की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, एंजाइम भाग नहीं लेते। तो इस तरह से यहाँ पर समझ में आ गया कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है। अब श्वसन की प्रक्रिया भी समझ लें, श्वसन उसकी स्तर पर होता है, ऐसे याद रखिएगा, जबकि दहन जो होता है वो भौतिक वातावरण से आग लग जाना, तो वो वहां पर दहन है। अब इन दोनों की प्रक्रियाओं को अगर चाहेंगे तो आसानी से इसको जो है बना करके भी लिखा जा सकता है, श्वसन एवं दहन में अंतर यहाँ पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं श्वसन की क्रिया विधि को, तो ये यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, श्वसन एवं दहन में अंतर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरे टॉपिक पर, श्वसन की क्रिया विधि। जो मेन टॉपिक है श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन की क्रिया विधि। देखिए श्वसन की क्रिया विधि की अगर हम लोग बात करें तो श्वसन में दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक बाह्य श्वसन होता है और दूसरा आंतरिक श्वसन की होता है। देखिए यहां पर समझेंगे कि दो जो है, एक तो है बाह्य श्वसन, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में समझ लें कि इसमें होता क्या है बाह्य श्वसन, और दूसरा होता है आंतरिक श्वसन, इसे हम लोग अंतः श्वसन भी कह सकते हैं। तो दो प्रक्रिया है इसमें, एक होता है बाह्य श्वसन और दूसरा होता है यहाँ पर आंतरिक श्वसन, जिसे हम लोग अंतः श्वसन के नाम से भी जानते हैं। बाह्य श्वसन में क्या होता है कि जो वायुमंडलीय O2 होता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, ध्यान देंगे, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन होता है ये कहां पर आता है, ये आता है हमारे कोशिकाओं में या फेफड़ों तक पहुंचता है, या कह सकते हैं कि वायुमंडलीय जो O2 होता है ये पहुंचता है कोशिकाओं में। तो ये वायुमंडलीय O2 कहां पर आता है, कोशिकाओं में आता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बाह्य श्वसन, क्योंकि ये यहां पर आ रहा है। दूसरा क्या है यहाँ पर जो है, इस पूरी प्रक्रिया में बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन की यहाँ पर बात करें कि यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों कि बाह्य श्वसन क्या है। ये वायुमंडलीय O2 कोशिकाओं तक पहुंचना ही बाह्य श्वसन है। आंतरिक श्वसन में क्या होता है कि अब ये जो कोशिकाओं में O2 पहुंचा है ये ग्लूकोज का जारण करेगा। इस चीज को ध्यान देना बच्चों, कंफ्यूज मत होना कि बाह्य श्वसन ये समझो कि जो निकालते हैं उसको हम निःश्वसन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम बाह्य श्वसन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम अभी श्वासोच्छ्वास नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं अभी केवल बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर श्वासोच्छ्वास बाह्य श्वसन का एक भाग होता है, लेकिन हम यहाँ पर अभी केवल बाह्य श्वसन पढ़ रहे हैं। उस पूरी प्रक्रिया में क्या होगा कि वायुमंडलीय O2 आएगा और कोशिकाओं में वो O2 पहुंचेगा, फिर वहां से CO2 निकलेगा, वही प्रक्रिया है, बाह्य श्वसन का ये एक भाग है। यानी कि वायुमंडलीय O2 ग्रहण करेगा कोशिकाओं द्वारा और कोशिकाओं से फिर CO2 रिलीज हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि CO2 मुक्त होगा कहां पर, वायुमंडल। तो ये तो बाह्य श्वसन, लेकिन आंतरिक श्वसन क्या है, आंतरिक श्वसन ये जो परिभाषा लिखे हैं ये आंतरिक श्वसन ही है, यानी कोशिकीय स्तर पर यहां पर प्रक्रिया होगी। तो क्या होगी यहां पर कि इसमें ग्लूकोज का जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण निम्नीकरण होगा, ऑक्सीकरण निम्नीकरण होगा। यहां पर और चीज ध्यान देना बच्चों कि ऑक्सीकरण निम्नीकरण का मतलब हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ना, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट का विखंडन करना, विघटन करना ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण निम्नीकरण कहलाता है। तो ये प्रक्रिया कहां पर होगी, ये प्रक्रिया होगी कोशिकाओं के अंदर होगी। यहां ध्यान रखिए, कोशिकाओं में होगी। जब कोशिकाओं में होगी तो इससे मुक्त क्या होगा, यही जो CO2 है, यही CO2 और इसके साथ में H2O यहां पर बनेगा। तो ये प्रक्रिया जो होती है इसको लोग आंतरिक श्वसन कहते हैं, ऊपर वाली प्रक्रिया को बाह्य श्वसन कहा जाता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया C6H12O6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। देखिए यहां पर एनर्जी हम लिख के आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 38 ATP यहां पर बनेगा। अभी लास्ट में इसको समझाएंगे कहां पर 38 ATP बनता है। बैलेंस कर लेते हैं, ये यहां पर जो है
ये यहां पर हो गया। तो ये पूरी प्रक्रिया है श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, ध्यान रखना बेटा, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है या एक अपचय अभिक्रिया होती है। मैं पहले पार्ट में इसके पूरा उपापचय के बारे में लिख चुका हूं, अपचय और उपचय के बारे में। तो यह एक अपचय प्रक्रिया, वहां पर मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था। तो ये जो है यहाँ पर था। बात करते हैं बाह्य श्वसन की, हेडिंग में डालते हैं यहाँ पर बाह्य श्वसन। देखिए बाह्य श्वसन में अब कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रक्रिया पढ़ेंगे श्वासोच्छ्वास। सबसे पहली प्रक्रिया यहाँ पर पढ़ा जाए श्वासोच्छ्वास। देखिए श्वासोच्छ्वास होता क्या है, इसको जो इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चों से अगर पूछा जाता है कि बेटा बताओ श्वसन की परिभाषा क्या है, तो बच्चे बता देते हैं श्वसन मतलब क्या होता है, श्वास को अंदर लेना छोड़ना, श्वास को श्वसन है। क्योंकि ऐसा नहीं है, वो श्वसन नहीं है, वो श्वासोच्छ्वास बताते हैं आप लोग। तो ये श्वासोच्छ्वास वही चीज है कि वायुमंडलीय O2 को ग्रहण करना फेफड़ों के द्वारा तथा फेफड़ों से जो CO2 है उस CO2 को वायुमंडल में मुक्त करने की प्रक्रिया जो है श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहलाती है। जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है इसमें दो चरणों में पूर्ण होती है। एक होता है इसमें जो है निःश्वसन होता है, अब ध्यान देना, इसको निःश्वसन होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन कहते हैं निःश्वसन। इसको इससे इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी जब लिखूंगा दूसरा वाला पार्ट। निःश्वसन, निःश्वसन का मतलब होता है कि जब हम जो है वायुमंडलीय O2 को ग्रहण करते हैं अपने फेफड़ों में, यानी कि जब हम श्वास की प्रक्रिया करते हैं, जब सांस को खींचते हैं अंदर की ओर, तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है उस वायु के द्वारा, उस वायु के ऑक्सीजन हमारी नासिका से होते हुए ये पहुंचता है जो है ग्रसनी नेजोफेरिंक्स से होते हुए हमारे विंड पाइप में पहुंचता है, विंड पाइप से पहुंचता है। वहां पर जो है जो एल्वेओल क्या नाम है ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई का लगभग 23 से 24 बार शाखान्वयन होता है, फिर वो अंदर पहुंचता है एल्वेओलाई तक। उस एल्वेओलाई तक पहुंचता है, वहां पर O2 एंड CO2 का जो वहां पर एक्सचेंज होता है, इसको लोग गैसीय विनिमय कहेंगे, अभी अगला पॉइंट उसका भी आएगा। फिर उसके बाद वहां से जो है जो CO2 वहां पर रिलीज हो जाता है। तो निःश्वसन क्या है कि श्वसन को यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया निःश्वसन कहलाती है, जबकि दूसरा जो होता है एक अगला होता है निःश्वसन। निःश्वसन बच्चे आप ध्यान से देखेंगे, निः मैंने शब्द लिखा है तो दोनों में अंतर है, ये एक्सपायरेशन है, एक्सपायरेशन। तो ये यहाँ पर निःश्वसन है और वहां पर निःश्वसन है, मतलब कि फेफड़ों से अशुद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना निःश्वसन कहलाता है, जबकि वायुमंडल से शुद्ध वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने की प्रक्रिया निःश्वसन कहलाती है। तो ये यहाँ पर श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है। दूसरी प्रक्रिया है इसमें गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय, देखो मैं जो गैसीय विनिमय होता है, इसको विनिमय का मतलब समझ लें। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान करना। विनिमय मतलब आदान प्रदान करना, और किसका आदान प्रदान करेंगे, गैस का करेंगे। गैस में कौन कौन से, O2 एंड CO2 है। ध्यान देंगे यहाँ पर किसका किसका करेंगे, O2 एंड CO2 का विनिमय करेंगे। O2 एवं CO2 का विनिमय होगा। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। तो फिर ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये O2 और CO2 का विनिमय हो कहाँ रहा है। ये भी रहता है कि आखिर ये O2 और CO2 का विनिमय हो कहाँ रहा है, किसके बीच में यहाँ पर जो है हो रहा है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वायु तथा रुधिर केशिकाओं के बीच में होते हैं, या रुधिर के कशक्तों के बीच में होता है। वायु और इसके वायु और जो रुधिर केशिका होता है इसके बीच में होता है रुधिर केशिका। तो इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है, रुधिर केशिकाओं के बीच में होता है। तो इसमें क्या होता है, जो O2 होता है, इस O2 यहां पर आता है, तो इससे जो है ये O2 जो है वायु के थ्रू रुधिर केशिका में जाता है, जबकि जो CO2 है वो CO2 रुधिर केशिकाओं से वायु में विसरित होते हैं। सामान्य सा एक विसरण सी प्रक्रिया होती है, इसको सूर्य में श्वासोच्छ्वास पढ़ते हैं, ये एक सामान्य विसरण की प्रक्रिया। यहाँ पे विसरण शब्द में यूज करो, विसरण। विसरण और परासरण जो शब्द होता है इसके अंतर होता है बेटा। विसरण का मतलब होता है फैलना। जैसे मान लेते हैं आप एक अगरबत्ती को यहीं पर कहीं जला दीजिए तो उसका धुआं इस पूरे कमरे में फैल जाएगा, वो विसरण है।
जल को कहीं पर गिरा दो और फैल जाए, वो विसरण है, कह सकते हैं वहां पर जो है हम लोग कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन करना विसरण कहलाता है। देखिए परासरण अलग है बेटा। परासरण क्या होता है कि परासरण में केवल विलायक के अणुओं का गमन होता है, तो उसको परिभाषा कर सकते हैं कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल या विलायक के अणुओं का गमन करना परासरण कहलाता है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा। विसरण होता है जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है, ये एक साधारण सी विसरण की प्रक्रिया, सामान्य विसरण है। और इस सामान्य विसरण की प्रक्रिया में गैसीय विनिमय होता है। गैसीय विनिमय में होता है जब O2 हम लोग लेते तो O2 जाता है वायु कूपिका में। वायु कूपिका में उपस्थित होता है बेटा रुधिर केशिका। इस रुधिर केशिका शब्द मैंने लिखा कोशिका नहीं है, ध्यान रखिएगा, ब्लड कैपिलरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। रुधिर केशिका होता है, कहां होता है? वायु कूपिका में होता है। चलिए लिख देते हैं यहीं पर, ये कहां पर होता है? वायु कूपिका में होता है, वायु कूपिका। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर वायु कूपिका हमारे फेफड़े में कितनी पाई जाती है? तो एक फेफड़े में 15 लाख तक वायु कूपिका पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको इंग्लिश में एल्वेओलाई कहते हैं। तो ये जो O2 है, जो O2 वायु के द्वारा रुधिर केशिका में आता है और ये आकर के फिर उसके हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, उसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा रुधिर केशिका जो CO2 है, वो CO2 निकल करके एक्सपायरेशन के द्वारा वायु में फिर से विसर्जित हो जाती है। तो इस रुधिर केशिकाओं के अंदर जो O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, उसी को हम लोग नाम देते हैं गैसीय विनिमय। उसको नाम देते हैं वहां पर क्या? गैसीय विनिमय। तीसरा इसमें आता है ऑक्सीजन परिवहन। ऑक्सीजन परिवहन। ऑक्सीजन परिवहन क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। देखिए ऑक्सीजन परिवहन होता है सभी वर्टिब्रेट्स में। सभी जो वर्टिब्रेट्स है, कशेरुकी जंतु है, उनमें ऑक्सीजन के परिवहन के लिए एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इस CO2 को यहां लिख देते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है, अब बेटा इसे कलर भी जान लीजिए, बच्चे से भी कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं लाल रंग का होता है, ऐसा नहीं है। हीमोग्लोबिन बैगनी रंग का होता है। हीमोग्लोबिन बैगनी रंग का होता है। और लेकिन जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है बेटा, अब ये चटकीले लाल रंग का दिखाई देता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा दिखेगा? चटकीले लाल रंग का अब दिखाई देता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन क्या है? एक आयरन कंटेनिंग वर्णक है, पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग है, यानी कि इसमें जो है आयरन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है, इस हीमोग्लोबिन में जो है बैगनी रंग का होता है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हीमोग्लोबिन के किस भाग से ऑक्सीजन जुड़ रहा है? क्योंकि हीमोग्लोबिन में दो है ना, एक हीम नामक लौहयुक्त पदार्थ है और दूसरा ग्लोबिन नामक प्रोटीन है। तो बेटा इस चीज को भी ध्यान रखना, क्योंकि O2 होता है वो हीम वाले भाग से एक अस्थिर बंध के द्वारा, एक अस्थिर प्रतिबंध के द्वारा जुड़ता है। तो इस चीज को ध्यान रखना बेटा कि हीमोग्लोबिन के हीम भाग से O2 जुड़ता है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, चटकीला लाल रंग का होता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ले जाकर कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। कोशिकाओं तक क्या करता है? ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। अब वापस ये जो है लेकर के आएगा CO2 को, तो उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ये मैं सोच रहा हूं कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं, मैं बाह्य शोषण ही पढ़ा रहा हूं, अभी आंतरिक शोषण की हमने बात नहीं की। अभी देखिए मैं कोशिका के अंदर नहीं गया हूं, अभी कोशिका के अंदर नहीं गए, अभी कोशिका के बाहर ही बाहर डाल रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान देना है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अब यहाँ पर देखिए O2 का तो परिवहन हीमोग्लोबिन ने कर लिया, फिर सर CO2 कैसे परिवहन होता है? तो इस चीज को ध्यान रखें, 3 मेथड से चलता है। CO2 का जो परिवहन होता है, इसका 7% जो भाग होता है, 7% होता है, ये प्लाज्मा जल के रूप में होता है। प्लाज्मा जल में H2CO3 के रूप में होता है।
पहला चीज यहां पर के रूप में कितना परसेंट बेटा 7%। बाकी जो 70% होता है 70% जो CO2 का परिवहन होता है, ये CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। ये भी ध्यान रखिए, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। देखिए इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, इसको कहते हैं हम लोग हैमबर्गर शिफ्ट या क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जानते हैं। इसका पूरा वीडियो CO2 का परिवहन जो है क्लास 11th के लिए हमने बना के रखा है। अगर हम बात करें, चूंकि हम हाई स्कूल लेवल पढ़ा रहे हैं तो हाई स्कूल में बहुत सारे टॉपिक नहीं है, इसलिए इसको जो है उतना ही पढ़ना है, जितना ही पढ़ा रहे जितना आप लोग को पढ़ना है। लेकिन अगर जो बच्चे बहुत डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे जो वीडियोस है उस वीडियो में रिस्पायरेटरी सिस्टम पर जाएंगे तो इसकी बहुत ही डिटेल आपको वीडियो मिलेगी। इन सभी एक एक टॉपिक के वीडियो बनाए गए, एक एक टॉपिक पर पूरा वीडियो बनाए, तो वहां पर बहुत सारे वीडियोस बनाए गए। रिस्पायरेटरी सिस्टम वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम को ओपन करेंगे और वहां पर बहुत ज्यादा इससे जितने हर एक टॉपिक पर वहां पर इसका अलग बनाया गया, फिर परिवहन का इसका अलग परिवहन को बनाया गया, तो सबके अलग अलग वहां पर वीडियोस आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो है जब ये आंतरिक श्वसन पढ़ाएंगे, उस आंतरिक श्वसन की भी वीडियो प्लांट फिजियोलॉजी में मिलेगा। प्लांट फिजियोलॉजी वाले टॉपिक में आप जाएंगे तो वहां पर आप पूरी प्रक्रिया आंतरिक श्वसन की 2-3 वीडियो में मिलाकर के इसको बनाया गया। बहुत ही जो है लेंथी टॉपिक है, उसको वहां पर डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम चूंकि हाई स्कूल की पढ़ा रहे हैं तो हाई स्कूल बहुत ही छोटा सा टॉपिक यहाँ पर है। तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, यानी कि यहाँ पर जो इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कह सकते हैं या हैमबर्गर शिफ्ट भी कह सकते हैं। बाकी जो 23% होता है, 23% जो इसमें होता है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। एक चीज और ध्यान देना बेटा, इसको जो है हम लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं, ग्लोबिन के रूप में होता है। तो ये यहां पर जो है CO2 का परिवहन होता है। तो CO2 का परिवहन कितने रूपों में होता है? प्लाज्मा के जल में H2CO3 के रूप में होता है, 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, जिसे हम लोग क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर शिफ्ट भी कहते हैं, 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन या इसको हम लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। तो ये जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन देख रहे हैं बेटा, इसमें हीमोग्लोबिन से CO2 जुड़ता है। अब फिर क्वेश्चन के साथ आपने बताया O2 जुड़ता है, तो CO2 कैसे जुड़ता है? CO2 भी जुड़ता है। O2 तो इसके हीम वाले भाग से जुड़ता है ना, तब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन पहुंचता है रुधिर कोशिका में तो वहीं पर O2 जो होता है वो निकल करके चला जाता है कोशिका में, और कोशिका से जो CO2 होता है वो आता है ब्लड प्लाज्मा में। उस यानी कह सकते हो तरल, जो उसके तरल ऊतक होते हैं, फ्लूइड टिश्यू, अब उसमें जो ऊतक तरल पदार्थ है उसमें आता है, और जैसे ऊतक तरल पदार्थ में आता है CO2 आकर के हीमोग्लोबिन से जुड़ता है और उसको नाम देते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब फिर क्वेश्चन के साथ ऑक्सीजन हीम से जुड़ता है तो CO2 किससे जुड़ेगा? CO2 जुड़ेगा ग्लोबिन भाग से। O2 हीम भाग से जुड़ता है, लेकिन जो CO2 होता है वो CO2 ग्लोबिन भाग जो प्रोटीन है उससे एक अस्थिर बंध के द्वारा जुड़ता है, तो वो बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो ये इतना हम लोग पढ़े बाह्य श्वसन था। अब हम लोग पढ़ते हैं आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया को। यहाँ पर आंतरिक श्वसन कैसे होता है, क्या होता है आंतरिक श्वसन में, उसको भी यहाँ पर समझेंगे। तो आंतरिक श्वसन पर आते हैं। दूसरा है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन जो होता है ये भी ध्यान रखिएगा, ये कोशिकीय स्तर पर होता है। इस चीज को ध्यान में हमेशा रखिएगा। आंतरिक श्वसन कहां होता है? कोशिकीय स्तर पर होता है। मतलब कि कह सकते हो कि कहां पर हो रहा है? कोशिका के अंदर होता है।
ये जो आंतरिक श्वसन होता है इसमें दो प्रक्रियाएं भाग लेती है। इसी जो पूरी प्रक्रिया यहीं पर ऊर्जा बनती है, जो एटीपी ऊर्जा बनती है यहीं पर बनती है। और आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो दो जगह पर होती है, एक तो कोशिका द्रव्य में होती है, दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। कहाँ कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो टॉपिक वो आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में। फिर भी अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल पढ़ना है तो वो भी जो है हमारे इस वीडियो, हमारे इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर उपस्थित है, उसको जाकर के वहां से आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान में, आंतरिक श्वसन कोशिकीय स्तर पर होता है। इसमें पहला एक होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है इसे एम्बेडेन मेयरहाफ पार्नस पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी पाथवे, एम्बेडेन मेयरहाफ पार्नस पाथवे। क्यों कहते हैं? क्योंकि तीन वैज्ञानिक थे, एम्बेडेन, मेयरहाफ एंड पार्नस। इन तीनों ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको जो है ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं। इसको एनएरोबिक रिस्पिरेशन भी कहते हैं, अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन। क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है। यानी जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन उपस्थित हो, तो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन उपस्थित भी हो सकता है या अनुपस्थित हो सकता है। यानी यह पूरी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है और अनुपस्थिति में भी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है ये लगभग 10 चरणों में, ध्यान रखिए 10 चरणों में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया मैंने कहा कि बहुत डिटेल में जिसको पढ़ना है वो मेरे जो है इसी YouTube चैनल पर ये उपलब्ध है। ग्लाइकोलिसिस पूरी जो है डिटेल में पढ़ाया गया है। तो जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का अब ग्लाइकोलिसिस होता है और कहां पर होता है बेटा? ये कोशिका द्रव्य में होता है। कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। और इसके द्वारा यहां पर पाइरुविक अम्ल बनता है, पाइरुविक अम्ल बनता है। लेकिन कितने अणु बनते हैं पाइरुविक अम्ल के? तो ये यहां पर 2 अणु बनता है पाइरुविक अम्ल के। तो ग्लूकोज का एक अणु जो होता है, एक ग्लूकोज के अणु से कोशिका द्रव्य में 2 पाइरुविक अम्ल बनता है और इसके साथ में प्लस यहां पर जो है कुल 10 एटीपी बनता है। लेकिन इसमें से 2 एटीपी का यूज हो जाता है, उपयोग हो जाता है, और यानी कि नेट यहां पर जो है 8 एटीपी का नेट बेनिफिट होता है। डायरेक्ट, लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्ट एटीपी, केवल 2 एटीपी डायरेक्ट बनता है, 6 एटीपी ईटीएस के थ्रू यहां पर बनते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट 4 बनेगा जिसमें से 2 माइनस हो जाएगा, 2 बचा, और 6 एटीपी ईटीएस यहां पर बनता है। तो टोटल यहां पर 8 एटीपी बनता है। दूसरी प्रक्रिया इसमें होती है एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण। एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण। अब देखिए ये कहां पर होता है एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण? अब जो पाइरुविक अम्ल बना है, ये पाइरुविक अम्ल प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में से प्रवेश किया उसकी सबसे पहले झिल्ली में, तो ये यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में, तो ये यहां पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया में ये यहां पर जो कुल जो है ईटीएस के थ्रू 6 एटीपी बनता है। ईटीएस के थ्रू 6 एटीपी बनता है 2 पाइरुविक अम्ल के द्वारा। एक पाइरुविक अम्ल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर दोनों कि 2 बना, दोनों पाइरुविक अम्ल की बात कर रहा हूं। तो एक पाइरुविक अम्ल से 3 एटीपी और 3 दूना 6 एटीपी। तो 2 पाइरुविक अम्ल किसके थ्रू बनेगा? ईटीएस के थ्रू बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू बनेगा। खैर उतना तुम्हें नहीं जानना है। यहां पर क्या है, 8 एटीपी यहां बना और ये यहां पर बन गया। इसका तीसरा इसमें आता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, ये जो क्रेब्स चक्र होता है इसे हम लोग टीसीए चक्र के नाम से भी जानते हैं। टीसीए चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। लेकिन हम देखते हैं जो टीसीए साइकिल कह देंगे, इस चीज को ध्यान रखना। अगर टीसीए कह रहे हैं तो उसमें फिर ये एसिटिल कोएंजाइम ए इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अगर टीसीए कहेंगे तो ये दोनों एक हो जाएगा। ठीक है, क्रेब्स चक्र नाम क्यों रखा गया? क्रेब्स खोज करता थे हैंस क्रेब्स, जिन्होंने इसे खोजा था, उन्हीं के नाम पर क्रेब्स चक्र। इसको लोग ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सी श्वसन कहते हैं क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया
होती है। कहां पर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में ये पूरी प्रक्रिया होती है। अब इससे कुल यहां पर जो है 24 एटीपी बनता है। तो कुल यहां पर 24 एटीपी बनता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि एटीपी के अगर निर्माण की बात करें, तो एटीपी के निर्माण की अगर बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कुल कितने एटीपी का नेट बेनिफिट हुआ, नेट एटीपी। तो नेट एटीपी देख सकते हैं 8 6 14 4 18 की 8 हाथ लगे 1 2 1 3 38 एटीपी का नेट बेनिफिट होता है ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से। तो इस तरह से यहाँ पर आंतरिक श्वसन होता है। इस आंतरिक श्वसन में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता है या जारण कराया जाता है, ऑक्सीकरण निम्नीकरण कराया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप वहां पर जो है विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा अंत में जो है 38 एटीपी का नेट बेनिफिट हो जाता है। यही जो एटीपी है, यही एटीपी उच्च ऊर्जा वाला यौगिक है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। और यही ऊर्जा का उपयोग जो है समस्त जीव या उसकी जो कोशिकाओं में कोशिकांग है वो अपने विभिन्न क्रियाओं में करते हैं और वो अपने शरीर में जैसे एनर्जी रहती है, कह सकते हैं कि एनर्जी बहुत है, तो एनर्जी इसी की देन होती है। तो समस्त जो क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं, वो इसी एटीपी नामक ऊर्जा के द्वारा समस्त प्रकार की जैविक क्रियाएं सभी समस्त जीव अपने पूर्ण करते हैं। तो ये आज का जो हम लोग का टॉपिक था, ये जीवन की प्रक्रिया में भाग 3 था आज हम लोग का, श्वसन या श्वसन की क्रिया विधि। इसको यहाँ पर समझे। आई होप आप लोग को समझ में आया है। अगर समझ में आया हो वीडियो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ में जो है इस वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।